गिलास जगह पर मिलता है और ना बर्फ। अरे मैडम, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। अपनी चीजें खुद ही देख लो ना। बनियान से लेकर बर्फ तक सब मैं ही मैनेज करूँ क्या? अच्छा, तो मूड उखड़ा उखड़ा है मैडम का, तभी तो मैं कहूँ कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अपना ये पेग ना मुझसे दूर ही रखो, मुझे तो इसकी स्मेल भी पसंद है। देखिए हमारी पीड़ा, जिसे आप सूंघ भी नहीं सकती उसे हमें पीना पड़ता है, और इल्जाम ये कि हम मजे कर रहे हैं। मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक ही सूझ रही है। अरे कभी तो सीरियस हुआ करो। अरे टेंशन को लेकर टेंशन मत पालो। अरे टेंशन में रहना तो आजकल की खूबसूरत औरतों का फैशन है। जो औरत टेंशन में नहीं, सोसाइटी में ऐसी औरतों की कोई इज्जत नहीं, लोग उसे शक की नजर से देखते हैं। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपने पेग पर ध्यान दो, उसमें बर्फ नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे क्या इस मुश्किल घड़ी में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या मैं इस मोहब्बत की वजह जान सकती हूँ? जब आप हमारे लिए बर्फ की फिक्र कर सकती हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि आपकी आंख को ठंडा करूं। प्लीज यार मेरी हेल्प करो ना। भाई वाह, देश की मशहूर ख्याति प्राप्त लेखिका मुझसे सलाह मशवरा कर रही हैं। अच्छा मुझे इतना मत चढ़ाओ और मेरी हेल्प करो। मेरी परेशानी। जानता हूं आपकी परेशानी। आपका नया उपन्यास लिखकर तैयार है, आपको प्रकाशक की जरूरत है। समझिए मैडम, आपका काम हो गया। कल प्रकाशक नहीं, प्रकाशकों के कॉल आएंगे आपके पास। अभी तो उपन्यास लिखा ही नहीं है। तो उसमें क्या दिक्कत है? हम प्रकाशक से बोल देंगे कि देख भाई, छपवाने के साथ साथ लिखवाने का काम भी तुम्ही को करना है। मैडम, आजकल सब कुछ हो जाता है। कहिए तो छपवाने के साथ साथ विमोचन, समीक्षा और पुरस्कार का भी ठेका दे दे। ऐसा घटिया काम हम नहीं करते। तो फिर मुझसे क्या हेल्प चाहती हैं? मुझे ना एक अच्छा सा प्लॉट चाहिए। कितने बाई कितने का? ओह, तो आप प्रॉपर्टी सेक्टर में हाथ आजमाना चाहती हैं। वैसे ये इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। प्रॉपर्टी सेक्टर में काफी बूम है। हे भगवान, कैसा आदमी है ये, बिल्कुल हड़बड़ से। क्या कहा आपने? ये हम पति पत्नी के बीच में तीसरा क्यों? वो कौन? अरे तुम्हारा भगवान। चुप, भगवान के संबंध में ऐसा नहीं कहते। ठीक है, करा दीजिए चुप। लेकिन हम यूं ही चुप बैठकर पैक पे पैक नहीं पीते रहेंगे, बल्कि हर एक चुस्की के साथ आपके लिए मौके का प्लॉट तलाश करेंगे। मैं अभी दलाल को कॉल लगाता हूँ। अरे यार, ये तो खत्म ही हो गया। पहले एक पैक बना ली। यार पैक, तुम जल्दी खत्म ना हो जाओ तो दुनिया में तुमसे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। रोज तो एक पैग लेते थे ना, आज ये दूसरा क्यों? तुम्हें दूसरे की परमिशन किसने दी मिस्टर? यार अब इतने भी जालिम ना बनो। अरे 2 घूंट अंदर जाएगा तभी तो आइडियाज बाहर आएंगे, और सारे आइडियाज तुम्हारे ही काम तो आने हैं। लगता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। क्या कहा आपने? मैं आपसे प्यार नहीं करता? ऐसा है, सिर्फ इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी, आरोप को साबित भी करना होगा। चलिए फटाफट साबित करिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। अगर मुझसे प्रेम करते तो किसी और नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात करना तो कोई तुम औरतों से सीखे, लेकिन पहले आपके लिए एक प्लॉट का इंतजाम किया जाए। एक मिनट, मुझे जो प्लॉट चाहिए ना वो वाला प्लॉट नहीं है। मतलब ये कि 2 महीने के बाद ना कहानी प्रतियोगिता होने वाली है, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी सी कहानी लिखनी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे कहानी लिखने के लिए ना कोई अच्छा सा प्लॉट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आपको वो वाला नहीं, ये वाला प्लॉट चाहिए? जी, कल्पना का एक ऐसा प्लॉट जिस पर कहानी की इमारत खड़ी की जा सके। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्तों के रोशनदान, मोहब्बत की खिड़कियां, त्याग की छत और शिक्षा और ज्ञान का मुख्य द्वार हो। मतलब नक्शा बनकर तैयार है। जल्दी से कोई प्लॉट मिल जाए तो इमारत बनते देर नहीं लगेगी। ऐसा है माय डियर वाइफ, आप पिछले कई सालों से लिख रही हैं और लगातार लिख रही हैं। देश के लगभग हर बड़ी पत्रिका और रिसालों में आपके लेख छप चुके हैं। लोगों ने आपके कलम को बहुत इज्जत दी है।
लेकिन इस बार। अरे इस बार भी वही होगा जो हर बार हुआ। लेकिन कैसे? आपके कलम की कमाल से। लेकिन कहानी। एक कहानी क्या होती है? एक छोटा सा किस्सा होता है जिसमें और सारे झूठ मिलाकर उसे सच की शक्ल देने की कोशिश की जाती है और जिसके अंत में कोई मैसेज देने का रिवाज होता है। किसी भी कहानी में पूरा का पूरा झूठ नहीं होता और पूरा का पूरा सच भी नहीं होता। अरे साहित्य के लैब में थोड़ा सा झूठ और उसमें थोड़ा सा सच मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है और सादे कागज पर उससे इबारत लिखी जाती है जिसे हम कहानी, कविता या गजल कहते हैं। अरे वाह मेरे मियाँ, तो फिर आज तक आपने कोई बुक क्यों नहीं लिखी? वो ऐसा है ना जानू कि हम पासबुक और चेकबुक के चक्कर में कुछ ऐसा फंसे कि किसी और बुक पर ख्याल ही नहीं गया। अच्छा ये सब छोड़िए और मुझे अभी आप कोई कहानी कुछ बताने वाले थे ना, उसे बताइए। हाँ, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे अपने कला के धागे में इतने सलीके से पिरोगी कि आगे चलकर एक चर्चित कहानी बनेगी, क्योंकि इस कहानी में कॉमेडी है, सस्पेंस है, रोमांस है, जीवन जीने का सही अंदाज है। कुल मिला के मैडम ये कहानी सुपरहिट है। अरे वाह, मुझे ऐसे ही किसी प्लॉट की जरूरत थी ताकि अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सकूं। ये जालिम लोग इतनी कड़ी टिप्पणी कर देते हैं ना कि बस जान ही चल जाती है। आलोचनाएं कभी कोमल नहीं होती। बेशर्मी के लिबास में अस्तर और आलोचना की दीवार में पलस्तर नहीं होते। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से वो घटना सुना दो। हाँ, लेकिन पहले बैग बनाना है ना, लाओ आज मैं बना देती हूँ। तो बताइए, पानी के साथ लेंगे या सोडा मिला? बार है तेरा अंदाज मस्ताना। तुम इसी तरह से प्यार लुटाती रहो तो मैं सारे काम छोड़ यही तुम्हारे पास बैठा रहूं। जी नहीं हुजूर, मुझे 24 घंटे वाले पति की कतई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे लम्हों के पति और सदियों के दोस्त बनकर। भाई वाह, बात करने का खूबसूरत अंदाज तो आप लेखकों और शायरों के पास ही होता है। आप लोगों से थोड़ी देर गपियाल हो ना तो कसम से दिन भर की थकान मिट जाती है। अच्छा, अभी मैं ये सब सुनने के मूड में नहीं हूँ। आप मुझे जो घटना सुनाने वाले थे ना, उसे सुनाइए। ये एक सत्य घटना है। एक मिनट, मैं जरा आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि अगर सुनाना एक कला है तो सुनना भी किसी आर्ट से कम नहीं। और सुनाने वाले के सुनाने का मजा तभी आता है जब सुनने वाला दिल से सुने, कान से नहीं। आप जिस अंदाज में सुनना चाहती हैं, क्या उतने सलीके से मैं सुना पाऊंगा? जानती हूँ, समझदार के लिए बोलना उतना ही मुश्किल है जितना मूर्ख के लिए आसान। लेकिन आप अपने अंदाज में कहिए, मैं अपने अंदाज में सुन लूंगी। यानी न चित तेरा न पट मेरा। ठीक है, तो फिर मैं जो सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनना। बीच में सवाल मत खड़े करना कि अगर वो तुम्हारी बुआ थी तो मुझे क्यों नहीं मालूम, अगर वो तुम्हारे पिताजी थे तो मुझे अब तक बताया क्यों नहीं गया। क्योंकि सुनाने वाले पे अगर शंका हो तो उसे ना सुनना ही बेहतर होता है। श्रीमान महोदय आदरणीय, अब आप सुनाना शुरू भी करेंगे। ये गांव की कहानी है। वैसे हर गांव की एक कहानी होती है, हर कहानी का एक गांव होता है, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, हर कहानी का एक अंत होता है। लेकिन सभी कहानी शुरू से आरंभ नहीं होती। कुछ कहानी बीच से आरंभ होती है और कुछ आरंभ होते ही खत्म हो जाती है। ये किस गांव की कहानी है? उस गांव का नाम क्या है और वहां कौन रहता है? गांव का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण वो घटना है जो उस गांव में घटी और आसपास के इलाकों में नाम हो गया। ये गांव की सुबह कितनी खूबसूरत होती है ना? सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हर सुबह खूबसूरत होती। बस शर्त यह है कि आपके आंखों में भी खूबसूरती होनी चाहिए। अरे आंखों में नफरत लेकर निकलोगे ना तो कश्मीर सुंदर नजर नहीं आएगा। अरे दिल में दर्द लिए शिमला नहीं घुमा जा सकता। वैसे आपकी कहानी में नरेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम मुख्य घटना पर आ जाए? अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि एक गांव था। हाँ, उस गांव में सैकड़ों नफरत करने वाले लोग रहते थे, लेकिन उन सैकड़ों के बीच में रहते थे दो प्यार करने वाले।
मुझी रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय सच्ची मुझी रब्बा मैनू प्यार हो गया। सुखा सुख दी मनावा मैं तो पीरादार जावा, सुखा सुख दी मनावा मैं तो पीरादार जावा, हो गया दादी बीदी पिच काली डोरी बाबा, दादी बीदी पिच काली डोरी बाबा। अरे वाह, सैकड़ों नफरत करने वालों के बीच में दो प्यार करने वाले, मतलब गहरे अंधकार में उम्मीद की किरण। अरे वाह, कहानी का क्या कैनवास है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, आप मुझे कहानी ना संक्षेप में सुना दीजिए, फिर बाद में उसे पढ़ाते रहना। अरे अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई और तुम इतना एक्साइटेड हो रही हो, जब इसका अंत सुनोगी तब क्या होगा। आप और ज्यादा सस्पेंस मत पैदा करिए और मुझे कहानी ना संक्षेप में सुना दीजिए। संक्षेप में मतलब आपको कहानी का नैनो संस्करण सुनना है, तो उसे हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक गांव था जहां पर दो प्यार करने वाले लोग रहते थे। लड़की का नाम था खामोशी और लड़के का नाम था चुप, और गांव में मुखिया का नाम था शोर। बस यही है उस गांव की कहानी। और कहानी का अर्थ? अरे बताने की जरूरत है क्या, सब कुछ बता दो तो बताने का मजा खत्म हो जाता है। तो ये प्रेम कथा है। किस्सा हो या हकीकत, प्रेम के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। ये प्रेम भी कितना अजीब है ना, सदियों सदियों से होता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं प्राप्त कर पाया। ये प्रेम की नाकामयाबी है। जी नहीं, समाज की असफलता। दरअसल समाज का दरवाजा छोटा है और प्रेम का कद बड़ा। सारे फसाद की जड़ इस साइज के फर्क में है। समाज अपना दरवाजा बड़ा नहीं करना चाहता और प्रेम झुकने को तैयार नहीं। वहां भी ऐसा ही हुआ था। कहां? जहां की ये कहानी है। क्या हुआ था वहां? टकराहट। कैसी? भयंकर। किसके बीच? समाज और प्रेम के बीच। ये किस गांव की कहानी है? हर गांव की कहानी है, हर समाज की कहानी, हर प्रेम की कहानी। तुम प्रेम की बात कर रहे हो या जंग की? प्रेम जंग ही है। कैसी जंग? जिसमें दोनों पक्ष हारते हैं। तुम्हारी कहानी ना बड़ी रोचक मालूम होती है। रोचक होना ही कहानी की पहली शर्त है, खासकर उस कहानी की जिस कहानी के अंत से सैकड़ों कहानियों का जन्म होता है। हर पुरानी कहानी नई कहानी को जन्म देती है, हर नई कहानी पुरानी कहानी के गर्भ से ही निकलती है, हर नई कहानी पुरानी कहानी की उंगली पकड़कर ही आगे चला करती है। क्या कहा आपने? वो कहानी जिसके अंत से सैकड़ों कहानियों का जन्म होता है, ऐसा कैसा अंत है आपकी कहानी का? अरे ऐसी भी क्या बेसब्री, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। आप अंत बता दीजिए, बाकी पूरी कहानी ना मैं लिख लूंगी। मुझे आपके कलम पर पूरा यकीन है कि मेरी बोली हुई कहानी से आपकी लिखी हुई कहानी ज्यादा बेहतर होगी। चलिए तो फिर बताइए अंत। हरगिज नहीं। क्यों? अरे मेरी कहानी है, मेरी मर्जी।
कहानी जितने बोलने वाली की होती है ना, उतनी ही सुनने वाली की भी होती है। कहानी सुनने वाले की उतनी ही होती है जितनी की बोलने वाले ने बोली होती है। आपको शायद ये मालूम नहीं कि मैं वो भी पढ़ लेती हूँ जो अभी लिखा नहीं गया, और वो भी सुन लेती हूँ जो अभी बोला जाना बाकी है। तो फिर मेरी क्या जरूरत? आप तो वो सब सुन सकती हैं जो अभी बोला जाना बाकी है। अच्छा बाबा, आप जीते और मैं हारी। चलिए आप अपनी कहानी ना अपने तरीके से सुनाइए। ये एक प्रेम कथा है। प्रेम, कितना मीठा अल्फाज है, कितना गहरा अर्थ है इसमें, कितना चमकीलापन है इसमें, कितना रंगीलापन है इसमें। मैंने प्रेम लिखा और कभी प्रेम वो शक्कर है जिससे जीवन नमकीन हो जाता है, प्रेम के कुछ नियम होते हैं, और सच्चा प्रेम सारे नियमों को तोड़कर किया जाता है। ये कैसी प्रेम कथा है? जैसी हर प्रेम कहानी होती है। इसमें भी प्यार करने वाले दो हैं और उनसे नफरत करने वाले सैकड़ों। अभी तो आंखें ही मिली थी, इजहार भी नहीं हुआ था, और लोगों ने किस्से सुनाने चालू कर दिए। जो हुआ वो तो कहा ही गया, जो नहीं हुआ उसे भी लोगों ने हुआ मान लिया। मोहल्ले की चार औरतें जहां मिलती बस यही कहती कि सुना है छोरी के पर निकल आए हैं, देखना खानदान की नाक कटवा के रहेगी। अरे मैंने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि सुनोगे तो पैरों को तले की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, छोरी ने लड़का मालदार फंसाया है। अरे मेरा आदमी तो कह रहा था कि अरे चरकट है चरकट, वैश्या कहीं की। अरे अपनी लड़की को संभाल, कहीं उसकी संगत में रहकर वो भी ना बिगड़ जाए। अरे लड़की तो खैर जैसी ही है, अरे उस लौंडे की अकल तो देखो, करोड़पति बाप का बेटा ना जाने कहाँ जाकर फंस गया। अरे मान लिया लड़की नादान है, लेकिन उसके माँ बाप को नहीं समझना था क्या? ऐसे कैसे आंखों में पट्टी बांधकर बैठ सकते हैं? लेकिन बैठे कि क्यों नहीं? छोरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फांस कर ला रही है, तो वो अपना बना बनाया खेल बिगाड़ेंगे थोड़ी ना। मुझे तो लगता है उसके बाप ने ही सारा प्लान बनाया होगा। लालची नंबर 1 बुढ़ा कहीं का। अरे ऐसे बिगड़ैलों को तो कोड़े मारने चाहिए, मुंह काला कर पूरी बस्ती में घुमाना चाहिए, हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। प्रेम की सूचना अफवाह की तरह फैलती है, जिसे देखो वही एक कहानी सुनाने लगता है। प्रेम करने वालों की बस्ती में जितने लब उतनी अफसाने सुनाई देते हैं। प्रेम वृक्ष की हर पत्ती पर एक कहानी लिखी होती है। लेकिन प्रेम की कहानी हर बार एक जैसी ही होती है। कैसी? जैसे प्रेम कभी समान लोगों के बीच में नहीं होता। एक अमीर होगा तो दूसरा गरीब, एक पढ़ा लिखा होगा तो दूसरा अनपढ़, एक सम्मानित परिवार का होगा तो दूसरा गुमनाम घर का, एक इस जाति का होगा तो दूसरा उस जाति का। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्रेम सोच समझकर प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता। अरे भाई, ये प्रेम है, व्यापार नहीं जो सोच समझकर किया जाए। ये तो बस हो जाता है, और करने वाले को तभी पता चलता है जब वो हो चुका होता है। मेरी वाली कहानी भी ऐसी ही है। कैसे? हर प्रेम कहानी ऐसी होती है। कैसी? दो प्यार करने वालों के पीछे सैकड़ों नफरत करने वाले पड़े रहते हैं। लेकिन उन दो को, उन सैकड़ों का कोई डर, कोई खौफ नहीं होता। ये प्यार करने वाले किसी से डरते क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनके अंदर अतिरिक्त बल आ जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी। उन्हें तो इस बात का होश ही नहीं रहता कि कौन उनके बारे में क्या बातें कर रहा है। मेरी वाली कहानी भी बिल्कुल इसी तरह है। वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे तो कहा करते थे कि
मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊंगी। मेरा तो इतने करीब आ जाने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ये पहाड़, ये नदी और तुम्हारा साथ जिंदगी को हंसी बना दो। तुम्हें तैरना आता है? सिर्फ डूबना आता है। हम तैरना सीखेंगे। मैं तुम्हारे साथ तैरना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ डूब जाना चाहती हूँ। तुम्हें डूबने का बहुत शौक है ना? पहले नहीं था, कब हुआ? जब से तुम्हारी आंखों का समंदर देखा है, उनकी गहराइयां देखी तो लगा कि बस डूब जाऊं। अब तो मुझे साहिल पसंद नहीं। तुम्हें ना देखूं तो मैं रोजगार होता हूँ। तुम्हें देख लेता हूँ तो आंखों की ईद हो जाती है। तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बन जाते। दिन भर तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ और जब रात को सोता हूं ना तो ख्वाबों में भी तुम ही नजर आती हो। तुम तो सो भी जाते हो, यहाँ तो तुम्हारे ख्वाबों में ही रात गुजर जाती है। तुमसे मिलने से पहले ये दुनिया जमीन लगती थी, तुमसे मिलने के बाद ये दुनिया जन्नत लगती है। हमारे ख्वाब पूरे होंगे ना? ख्वाब कभी खुद से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना होता है। कैसे? प्यार की राह में 4 कदम बढ़ाकर। कदम तो बढ़ चुके हैं। बढ़े हुए कदम वापस मत लेना। सवाल ही नहीं उठता। वादा? पक्का वादा। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अरे यार, बर्फी नहीं मिल रही है। बर्फ नहीं मिल रही तो नमकीन की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब ये पीना बंद ही करो। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? अरे दिन भर की थकान के बाद अगर इंसान 2 घूंट पी ले तो उसमें ऐसा क्या एतराज करना कि सारा नशा ही कर जाए। जो गलत है ना, वो गलत ही है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप उस चीज के साथ हो जो गलत है। क्या है गलत की परिभाषा? क्या है इसका मापदंड? वो हर बात गलत है जो मन को गंवारा ना हो। जो इसके लिए गलत है वो पूरी दुनिया के लिए गलत नहीं। जो इसके लिए सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही नहीं। सबके अपने नियम तौर तरीके हैं। जो इधर वालों के लिए सही है वो उधर वालों के लिए गलत, जो उधर वालों के लिए गलत है वो इधर वालों के लिए नेमत। बाप रे, पीने से क्या रोका, आप तो तिलमिला गए। इतना उपदेश सुना दिया। सुनना जरा सा भी पसंद नहीं है ना? बस यही बात तो खतरनाक है कि इंसान सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना नहीं। और जब बोलने के नाम पर बहुत ज्यादा बोलता है ना तो फिर वो बकवास किया करता है, जैसा कि उस गांव के लोग किया करते थे। उस गांव के लोग? आप उस प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं ना? ये कोई प्रेम कहानी नहीं, प्रेम कहानी नहीं है, उससे भी आगे की बात है। जहां पर सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं, ये कहानी वहां से शुरू होती है। आपकी कहानी ना पेज कुछ ज्यादा ही है। यही तो कहानी कहने का अंदाज है। यूटर्न ही कहानी की डिमांड है। घुमाव ही कहानी में अतिरिक्त रोचकता पैदा करता है। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, आप में ना कहानी सुनाने की गजब की टेक्निक है। उसकी भी एक वजह है। क्या? कि जो मैं सुना रहा हूं ये मेरी पढ़ी हुई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी देखी हुई कहानी, मेरी भोगी हुई कहानी। मैं भी इस कहानी का एक पात्र हूं। वो 2 प्यार करने वाले अगर इस कहानी के दृश्य हैं तो मैं इस कहानी का नरेशन हूं। अरे आप कहानी आगे बढ़ाइए ना, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो लोगों के पेट दुखने लगते हैं, लेकिन जब किसी से कोई नफरत करता है ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ,
पूरी बस्ती उनकी दुश्मन हो गई होगी ना। अरे बाहर वाले तो बाद में आएंगे, सबसे बड़ी खिलाफत तो उनके घर में ही शुरू हो गई थी। लड़की की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि हे भगवान, क्या सुनने को मिल रहा है इस लड़की के बारे में। अरे कल मुही तू पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गई, या मैं क्यों नहीं मर गई तेरी जैसी लड़की को जन्म देने के बाद। अरे तेरे अंदर लौट शर्म हया है कि नहीं। इस घर की इज्जत को उस लड़की के गोद में डालकर आ रही है और हमसे इश्क कर रही है। तेरी ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरी बात तुझे समझा रही हूं, वरना जिंदा गाड़ देंगे तुझे, टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। उस लड़के से मेल जोल बंद कर दे, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। कहने वाले कहते रहे, मरने वाले मरते रहे, प्यार करने वाले किसी की फिक्र करते हैं क्या? इधर उसकी माँ ने तो उधर उसके बाप ने भी साफ साफ कह दिया होगा। ये क्या सुनने में आ रहा है तुम्हारे बारे में? करोड़पति बाप का बेटा भिखारी के लड़के के कमर में हाथ डालकर पहाड़ों की सैर पर निकलता, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा? अगर आगे भी ये सब जारी रहा तो अपनी दौलत में से फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा। उस लड़की के हाथ में 25-50 हजार रुपए दे और पीछा छुड़ा उससे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं जो करूंगा तो पूरी दुनिया याद रखेगी। डियर, मुझे तुम्हारी कहानी में ना कुछ नयापन नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसी बातें तो हर लव स्टोरी में होती है। ये तो वही घिसी पिटी लव स्टोरी है। मैं इसे लिख कर ना अपनी थू नहीं कराना चाहती। ऐसा है डियर कि बनते हुए मकान को देखने और बने हुए मकान को देखने में फर्क होता है। और मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं ये एक सत्य घटना है। इसे कहानी की शक्ल तो तुम्हें देनी, और अभी हम बीच रास्ते में, मंजिल तक नहीं पहुंचे। रास्ता तो ज्यादा ही लंबा नहीं हो रहा है। ये इश्क का रास्ता है, दुश्वार तो होगा ही। कांटों के बीच में ही गुलाब पाया जाता है। अच्छा, ये तमाम प्यार के किस्से एक जैसे ही क्यों होते हैं? क्योंकि बरसों बरस से समाज की सोच एक जैसी, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या हर 5 साल में समाज का नवीनीकरण करना चाहिए? समाज ना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। समय के साथ सोच को बदलना ही पड़ता है। कुछ मामले में सोच बदलती भी, लेकिन प्यार के मामले में समाज की सोच बिल्कुल नहीं बदली। प्यार को जितना ऊंचा मुकाम देना चाहिए उतना ही घटिया दर्जा दिया गया है। कभी कभी तो लगता है कि समाज के नियम इंसानों ने नहीं, राक्षसों ने बनाए। बाप रे, इतनी कड़ी टिप्पणी, ऐसा भी क्या हो गया? जानती हो उनके साथ लोगों ने क्या किया? क्या किया? गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे फतवे जारी होने लगे। जो प्यार करने वाले नफरत के शिकंजे में कसने लगे। उन्हें नहीं मालूम था कि वो घिरते जा रहे हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसे तो पूरी दुनिया ही प्यारी लगने लगती है। जानती हूँ, जिनके मन में प्रेम होता है ना उन्हें दुश्मन भी प्यारा लगने लगता है। उन्हें तो इस बात का होश ही नहीं रहता कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है। दोनों खुली नंगाई कर रहे हैं। मौका मिलते ही रंगे हाथों पकड़ो सालों को। एक बार अगर धर लिए गए तो मुंह काला कर पूरी बस्ती में घुमाएंगे, हल्दी चपत करेंगे, कोड़े मारेंगे, थूकेंगे उनके चेहरे पर। बाप रे, इतनी भयंकर साजिश! समाज का चेहरा इतना भी डरावना हो सकता है? फिर क्या हुआ? और एक दिन अच्छा मौका उन बुरे लोगों को मिल ही गया।
चुप हो जाओ, मैं इसके आगे नहीं सुन सकती। सुनना होगा। जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। जबरदस्ती नहीं सुना सकते। सुनने का साहस नहीं था तो अंत का आरंभ ही क्यों किया? कहानी सूत्रधार के अनुसार चलती, दर्शकों के अनुसार नहीं। कहानी पूरी सुननी पड़े ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन ऐसी मान्यताएं तो है। मान्यताएं बदली जा सकती है। जरूरी नहीं है, थोपा हुआ अंत नहीं चलेगा। लेकिन मांग है, अच्छी कहानी वही है जिसका अंत अच्छा हो। असली कहानी का नकली अंत, ऐसे तो कहानी फ्लॉप हो जाएगी। अक्सर अच्छी कहानियां फ्लॉप और बुरी कहानियां सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। आप इतनी टेंशन मत लीजिए। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आगे की दास्तान मत सुनाइए, मैं नहीं सुन सकती। सुनना होगा। इस मुकाम पर पहुंचकर कहानी से मुंह नहीं फेरा जा सकता। आखिर तुम सुनना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा?
इस हादसे के बाद उस युवक की लाश तो मिल गई, लेकिन बुआ की लाश आज तक नहीं मिली। बुआ? हाँ, वो मेरी बुआ थी, मेरे पापा की सगी बहन। तुम्हारी बुआ भी थी? हाँ, बहुत प्यारी सी। पापा बताते हैं कि बुआ मुझे गोद में लेकर गली गली घूमा करती थी। मैं बुआ के हाथ से खाता था, बुआ ही मुझे नहलाती थी, बुआ ही मुझे कपड़े पहनाती थी। इस हादसे को इतने साल बीत गए, लेकिन मैं बुआ का वो भोला सा, वो मासूम सा चेहरा आज भी नहीं भूल पाया। पता है, अक्सर बुआ मेरे सपने में आती, मैं उनके गोद में सर रख देता हूं और वो मेरे बालों में उंगलियां फेरा करती। पापा को इस बात का अफसोस लंबे समय तक रहा कि वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नहीं कर सके। ये बात आपने मुझे पहले कभी नहीं बताई। क्योंकि हमने ये तय किया था कि हम बुआ की कभी कहीं कोई चर्चा नहीं करेंगे। बुआ को भूलने की कोशिश में पिताजी ने उस गांव को छोड़ दिया, अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर एक अनजाने शहर में आके बस गए। तो क्या आप लोग उन्हें भूलने में कामयाब रहे? मालूम नहीं, लेकिन हम जाहिर ऐसा ही करते थे। और वो छोड़ा हुआ गांव? फिर हम वहां वापस नहीं गए। वहां के लोगों को भी नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। इस दुनिया से कोई भी पूरा का पूरा नहीं जाता। वो अपने साथ थोड़ा सा हमको भी लेकर जाता है और थोड़ा हमको भी अपने साथ लेकर जाता है। हम किसी अपने को पूरा का पूरा कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हमने उन्हें भुला ही दिया था। बुआ के जाने के कुछ साल तक तो वो हमारे दिलो दिमाग में रही, लेकिन धीरे धीरे अतीत होती गई। बुआ की तस्वीर हॉल से ड्राइंग रूम और फिर स्टोर रूम में चली गई और धीरे धीरे बुआ हमारी यादों से पूरी तरह से ओझल हो गई। ये तो कुदरत का नियम है। अगर हर चले जाने वाला दिलो दिमाग पर छाया रहेगा तो दुनिया चलेगी कैसे? करेक्ट, हमने उन्हें भुला दिया था। मैं बच्चे से जवान हो गया और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी हो गया। माँ और पिताजी भी अच्छे से रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तो कभी गार्डन चले जाते तो कभी मंदिर। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना? उस रोज माँ और पिताजी मंदिर ही गए थे। किस रोज? जिस रोज जिंदगी में तूफान आया था और इस कहानी ने जबरदस्त यू टर्न लिया था। क्या हुआ था उस दिन? मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। माँ और पिताजी भक्ति भाव से भजन सुन रहे थे। प्रसाद लेने के बाद जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि एक औरत अपने पति और अपनी बेटी के साथ मंदिर की सीढ़ियां उतर रही है। जानती हो वो कौन थी? कौन? वो मेरी बुआ थी। बुआ? लेकिन बुआ तो 20-22 साल पहले मर चुकी थी। हाँ, तो फिर वो महिला? मेरी बुआ ही थी, मेरे पापा की सगी बहन। लेकिन बुआ ने तो अपने प्रेमी के साथ पहाड़ से कूद करके जान दे दी थी ना? लेकिन लाश सिर्फ उस युवक की मिली थी, बुआ की नहीं।
पिताजी ने जिसे देखा वो उनकी सगी बहन थी। यानी उस दिन पहाड़ से कूदकर उस युवक ने जान दी थी, बुआ ने नहीं? हो सकता है बुआ कूदी ना हो, या फिर कूदने के बाद भी बच गई हो। बुआ नहीं कूदी होगी तो क्यों नहीं कूदी होगी? बुआ का जीवन जीने का अपना अलग नजरिया होगा। वो प्यार में जीना चाहती होंगी, मरना नहीं। मतलब घर परिवार से नाराज वो युवक था, बुआ नहीं? हो सकता है बुआ कूदने से डर गई हो, या फिर वो युवक डरने के कारण मर गया होगा। बाप रे, मैं तो टेंशन में आ गया। एक पैग लेना होगा। घूम फिर करके बोतल की तरफ ही पहुंच जाती है। अरे अब ये पीना बंद भी करो। अब मुझे ना बुआ की कहानी पूरी सुनाओ। इस पर तो एक धांसू फिल्म बन सकती है। एक हिट फिल्म के सारे मसाले मौजूद है इसमें। क्या कहा तुमने? बुआ की कहानी? हाँ? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सत्य घटना है। अब कहानी कहो या घटना, एक ही बात है, क्योंकि हर घटना की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी की अपनी एक घटना। जी नहीं डियर, आप कंफ्यूज हो रही हैं। कहानी में कुछ भी सच नहीं होता और घटना में कुछ भी झूठ नहीं। घटना समाचार की तरह सुनाई जाती है और कहानी कला की तरह। ये आपकी सोच है, लेकिन मैं एक कहानीकार की तरह सोच रही हूँ। इसलिए ये घटना मेरी कहानी का प्लॉट होगा। इसलिए मेरा एंगल अलग और आपका एंगल अलग। आप इसे सत्य घटना कहिए, लेकिन मेरे लिए तो ये बुआ की कहानी है। कहानीकार को ये हक कतई नहीं कि वो कहानी को अपने अनुसार चलाए। कहानी किसी गृहिणी की रसोई नहीं जहां पर सिर्फ उसकी ही मर्जी चले। अगर आप मंटो को पढ़े होते ना, तो आपको पता होता कि लेखक कहानी का खुदा होता है। देखो, तुम ज्यादा अपनी खुदाई मुझे मत दिखाओ, वरना मैं इस कहानी का अंत नहीं बताऊंगा। आप अंत नहीं बताएंगे तो कहानी अपना अंत खुद तलाश कर लेगी, और अगर आप बता देंगे तो ये कतई जरूरी नहीं कि मैं उसका अंत वही रखूं। लेकिन इस कहानी का जो अंत है, इसके सिवा और कोई अंत हो भी नहीं सकता। अरे वो अंत ठीक अंत है या नहीं, इस पर भी तो विचार करना होगा। अरे भाई, ये लेखन है, पान की दुकान नहीं कि ग्राहक ने कहा चूना तेज तेज कर दिया जाए। अरे एक वाजिब अंत हर कहानी का हक होता है, और उस कहानी से उसका हक छीना जाए ये अधिकार किसी को नहीं। कहानी की अपनी लय होती है और अपनी एक चाल होती है। कहानी अपने आरंभ से अंत तक कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। कभी उसमें चढ़ान भी आता है तो कभी ढलान भी, कभी मैदान भी आता है तो कभी घाटी भी। कहानी कभी गाते हुए आगे बढ़ती है तो कभी चीखते हुए। अच्छा, एक बात बताओ, तो कोई कहानी गढ़ती कैसे? ऐसा है मेरे प्यारे समीक्षक, कहानी कोई रसोई में बनाने जाने वाली कोई डिश नहीं जिसकी कोई फिक्स रेसिपी हो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक कढ़ाई में 4-6 पनीर के टुकड़े डाले, फिर 1 चम्मच नमक हल्दी डाल दिया, 1 मग पानी डाला और धीमी आंच पे चढ़ा दिया और दिए कुकर को 2 सीटी और हो गई आपकी मनपसंद कहानी तैयार। ठीक है भाई, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये बुआ की कहानी नहीं। तुम इसे अगर बुआ की कहानी बनाकर लिखोगी तो ये नाइंसाफी होगी। ऐसा है, अब तक आपने जितनी बातें मुझे बताई है ना, उससे मुझे बुआ एक सशक्त पात्र बनकर उठी है। एक महिला जिसे लोगों ने मृत मान लिया था, वो 15-20 साल बाद अचानक दिखाई दे जाती है। इस बार उसके साथ एक आदमी और बेटी भी है, तो यकीनन वो आदमी उसका पति रहा होगा। वो मंदिर में दिखाई देती है तो मतलब वो एक सामाजिक और धार्मिक मर्यादा में रहने वाली महिला है। इस 15-20 वर्ष में उसकी जिंदगी में कितना तूफान आया होगा, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उसे। ये तो महिला सशक्तिकरण पे एक शानदार स्टोरी बन सकती है। एक मिनट, कहीं तुम महिला सशक्तिकरण के नाम पर कोई पुरस्कार झटकने को तो नहीं सोच रही? छी, कितनी गंदी बात बोली आपने। चलिए सॉरी बोली, मैंने कहा सॉरी बोलिए। अरे तुम नाराज मत हो, एक बार नहीं 10 बार कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ। अरे लिखे हुए को बेचती हूँ, बेचने के लिए नहीं लिखती। लेखन बिकता है, लेखक नहीं। अरे हो गया ना बाबा, तुम औरतों की यही एक दिक्कत है कि एक बात को पकड़कर बैठ जाती हो तो उसे मिटा कर ही दम लेती हो। क्या? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई बुआ की कहानी नहीं है। ये आपकी सोच है,
लेकिन मैं एक कहानीकार की तरह सोच रही हूँ, इसलिए मुझे तो ये बुआ कहानी लगती है। कितना जबरदस्त चरित्र हाथ आया है और आप इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखो, ये अन्याय होगा उसके साथ जिसकी ये कहानी है। ऐसा है, आप पूरी कहानी मुझे अंत तक बता दीजिए, तो उसे उसके अंत तक कैसे पहुंचाना है ये मेरा काम है। लेकिन अंत तो वही होना चाहिए ना जो सही में हुआ। सही अंत और उचित अंत में अंतर होता है। अगर अंत उचित नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बदल दिया जाए। ऐसा है, गलत अंत गलत संदेश देता है और मैं गलत संदेश देने के लिए नहीं लिखती। अगर किसी कहानी का गलत अंत जो है वो गलत संदेश भी देता है तो क्या तुम उसका अंत बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी कोई कहानी लिखना ही नहीं चाहूंगी। जब लिखने का मकसद ही पूरा ना हो तो लिखकर वक्त क्यों जाया करना। खराब लिखने से ना लिखना ज्यादा बेहतर है। मतलब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जहर खाकर पेट भर लिया जाए। एक कहानी है जिसका अंत बहुत अच्छा है और वो समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी देती है, तो ऐसी कहानी की कीमत क्या होगी? उसका क्या मूल्यांकन है? वो तो अमूल्य है। अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची। ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए और कहानी आगे निकल जाए, या कहानी आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए। सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि लेखक तो बहुत आगे निकल गया और उसकी रचनाएं बहुत पीछे छूट गई हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि लेखक आगे निकल गया और उसका रचना संसार कहाँ पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। कई छोटे राइटरों ने बहुत आला दर्जे का भी लिखा है, वहीं आला राइटरों ने भी बहुत छोटे तबके का। कई जगह तो आनंद बख्शी साहिर की तरह नजर आए हैं और वही साहिर भी आनंद बख्शी की तरह महसूस किए हैं। मैं किसी को कमतर नहीं आंक रही हूँ, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बातों बातों में शुरू हुआ हमारा ये किस्सा अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि इसे यहां खत्म कर दिया जाए। क्लाइमेक्स का यही सबसे सही वक्त है। सही अंत के लिए सही समय का होना भी बहुत जरूरी है। अगर खराब समय का अंत सही समय पर ना किया जाए तो वो सही समय के खराब अंत के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। एक अच्छी कहानी अपनी दो वजहों से अच्छी कहानी कहलाती है, एक उसकी शुरुआत और दूसरा उसका अंत। आप अपने अंत का आरंभ करिए, आपका आरंभ ही मेरा अंत होगा। अब शायद हमारी बातचीत उस मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां इसे सीधे और सामान्य तरीके से अब खत्म कर दिया जाए। हाँ, अगर इसे तुम व्यावसायिक तरीके से भुनाना चाहो तो गुंजाइश कम नहीं है। आप अंत बता दीजिए, उसे मैं अपने शब्दों में लोगों के सामने रखूंगी। जरा उस औरत के को सोचो, जरा उस आदमी के हालत का अंदाजा लगाओ जो किसी को अपनी बहन नहीं अपनी बेटी समझता है। वो एक हादसे में मारी जाती, वो अंदर से इतना टूट जाता है कि अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर एक अनजाने शहर में जाकर बस जाता है और उसे भूलने की कोशिश करता है और भूल भी जाता है। लेकिन कई साल बाद वो बेटी, वो बहन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, लेकिन उसे पहचानती नहीं। जरा महसूस करो उसके अंदर कितना उथल पुथल मचा रहा होगा। यादों की सुनामी उमड़ आई होगी उसके अंदर कि उसकी मर चुकी बहन उसके सामने खड़ी है, जिसके साथ उसका पति और उसकी बेटी भी है, लेकिन उसे पहचान नहीं रही। फिर क्या हुआ? पिताजी ने कहा अब जब वो दिखाई देगी वो फौरन उसे जाकर गले लगा लेंगे, उसे अपने साथ ले आएंगे। सही फैसला, कहानी का सुखद अंत। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तब मां बोली। मां? हाँ, ये बुआ नहीं बल्कि मां की कहानी। इसमें सबसे बड़ा यूटर्न तो मां ने लाया। मां बोली? अक्सर मैंने देखा था कि मां सुना करती थी, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। वो तो हो चुके फैसलों का पालन किया करती थी।
जब बच्चों को बोलना नहीं आता तो दुनिया की सारी माएं समझ जाती हैं कि उन्हें भूख लगी, उनका पेट दुख रहा है, उन्हें रोना आ रहा है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बोलते हैं माँ तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ बोली क्या? लगता है तुम कथा को कथा के तरीके से नहीं सुन रही, पात्रों के चरित्र के अंदर नहीं जा रही, उन्हें सिर्फ बाहर से जान रही, उनके अतीत को उधेड़ नहीं रही हो। कहानी को ऐसे नहीं जाना जाता। तो फिर कैसे जाना जाता है? और तुम लेखिका हो, तुम्हें नहीं मालूम? आप जो बात बोल रहे हैं ना वो पढ़ने वालों की बातें हैं, लिखने वालों की नहीं। अरे मैं लेखक हूँ, पाठक नहीं। अरे लेखक कहलाना है तो पहले पाठक होना सीखिए। अच्छा आप ये सब छोड़िए और पहले आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं अनुभव था। माँ ने पूरे मामले को अपने अनुभव की नजर से देखा और पिताजी से बोलना शुरू किया। जब चुप रहने वाली माँ बोली तो सब चुप हो गए। माँ ऐसा भी क्या बोली? जरूर कमाल की बात कही होगी, क्योंकि जो लोग कभी नहीं बोलते ना, जब वो बोलते हैं तो कमाल का बोलते हैं। माँ की बातों में अनुभव का निचोड़ था। माँ ने पूरे मामले को अपने अनुभव की नजर से देखा और पिताजी से कहा कि जरा उस औरत के हालत का अंदाजा लगाओ जिसने 20-22 साल कैसे सहे होंगे, कितनी दुख कितनी तकलीफें सही होंगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस नहीं आई। सिर्फ इसलिए नहीं आई कि कहीं मेरे भाई को समाज के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। और आज जब इतने सालों के बाद उसे कोई सहारा मिल गया है तो तुम उसके सामने जाकर उसके अतीत को वापस मत लाओ, वरना वो एक बार फिर से टूट जाएगी, फिर से बर्बाद हो जाएगी। अगर अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो उसे पहचानने से इनकार कर दो, दिल से दुआएं दो, पर जुबान पर उसका नाम भी ना लो। हर बार रिश्ते गले मिलकर नहीं, कई बार नजरें फेर कर भी निभाए जाते हैं। माँ बोलती गई और पिताजी सुनते गए। अंत में माँ से पूरी तरह से सहमत हो गए। उसके बाद जब माँ ने पिताजी से बोला कि क्या सोचा है अपनी बहन के बारे में, तब पिताजी ने कहा बहन? कौन बहन? किसकी बहन? इसके बाद बुआ और पिताजी का कई बार मंदिर में आमना सामना होता रहा, लेकिन किसी ने किसी को नहीं पहचाना। बस यही थी मेरी कहानी जो अब तुम्हें लिखनी है। नहीं, मैं इसे नहीं लिखूंगी। अगर मैं इसे लिखकर सार्वजनिक कर दूंगी तो माँ की सोच, पिताजी का त्याग तो व्यर्थ ही चला जाएगा। बुआ की जिंदगी में तो फिर से भूचाल आ जाएगा। तुम लेखिका हो, तुम अपनी बात लिखकर ही बोल सकती हो। हम लिखते क्यों हैं? लिखने के क्या सामाजिक सरोकार होते हैं? मैंने हर बार लिखकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। इस बार ना लिखकर वो जिम्मेदारी निभाऊंगी। फिर मैंने जो बुआ की कहानी सुनाई वो? बुआ? कौन बुआ? किसकी बुआ? अभी आपने देखा बुनियाद फाउंडेशन की ओर से संगीत नाट्य अकादमी, सर्वमंगला म्यूजिक इंस्टीट्यूट, द कलर्स फाउंडेशन, क्रिएटिव इवेंट एंड बलून
अनलिमिटेड के सहयोग से प्रसिद्ध लेखक अख्तर अली जी द्वारा लिखित नाटक जितने लव उतने अफसाने, जिसका निर्देशन किया है असगर अली ने, सह निर्देशन रुचि गुप्ता, सहयोगी निर्देशन अंकित सिंह यादव, और हमारे साथ मंच परे संगीत अर्श शर्मा, स्टेज मैनेजमेंट और सेट डिजाइनिंग किया है संजीव कुमार, विशाल मिश्रा, प्रियांशु अमन, रजनीश, प्रिंस यादव, नितेश पाल, आसिफ अली, प्रिया, और प्रॉप किया है अफजल अली, प्रदीप कुमार, मेकअप रुचि गुप्ता, खुशबू द्विवेदी, वीडियोग्राफी किया है अश्वनी यादव, लाइट डिजाइन किया है सुजय घोषाल, प्रस्तुति नियंत्रक अमरनाथ श्रीवास्तव, और डिजाइन किया है असगर अली ने। विशेष आभार रहा है पूर्व पार्षद अहमद अली, नीलम गुप्ता, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हीरालाल यादव, जयंत, वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी, पंकज कुमार, प्रवीण कुमार। धन्यवाद।